होने लगा। एक ऐसी एंटिटी जिसे सदियों से सिर्फ ऑर्डर और नल पता था, उसके दिमाग में अचानक इमोशंस का एक इन्फिनिट स्टॉर्म आ गया। हेरल्ड का लिक्विड सिल्वर आर्मर बुरी तरह से ग्लिच करने लगा। उसकी परफेक्ट ज्योमेट्रिकल बॉडी कांपने लगी। क्रिटिकल सिस्टम फेलियर, पैराडॉक्सिकल एनर्जी डिटेक्टेड, इलॉजिकल वेरिएबल ओवरवेलमिंग असिमिलेशन मैट्रिक्स। हेरल्ड ने झटके से अपनी नॉन यूक्लिडियन ब्लेड और अपनी सारी सिल्वर केबल्स आर्यन के सीने से निकालकर पीछे खींच ली। एंटिटी ने एक्चुअल में एक कदम पीछे हटाया। एक एपेक्स काउंसिल की एंटिटी का पीछे हटना पूरे ओमनीवर्स में एक असंभव घटना थी। आर्यन वापस अपने पैरों पर खड़ा हुआ। सुदर्शन मैट्रिक्स उसकी उंगली पर पूरी आबोताब से घूम रहा था। उसकी ऑरा अब उस ओमनीवर्स के अंधेरे को कंप्लीटली काट रही थी। वार्निंग। हेरल्ड की आवाज अब उतनी स्मूथ नहीं रही थी, उसमें स्टैटिक और डिस्टॉर्शन आ गया था। सब्जेक्ट क्रोनो गार्डियन इज हाईली कंटेजियस। श्रद्धा वायरस पोजेज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द एपेक्स ऑर्डर। असिमिलेशन अबॉर्टेड। इनिशिएटिंग प्रोटोकॉल एब्सोल्यूट क्वारंटीन एंड पर्ज। हेरल्ड ने आसमान की उस दरार की तरफ अपना हाथ उठाया। दरार अचानक 1000 गुना बड़ी हो गई। अंगद, जिनका सूट अभी अभी रीबूट हुआ था, आसमान की तरफ देखकर ठंडे पड़ गए। आर्यन, वहां सिर्फ एक एलियन शिप नहीं है। दरार के उस पार से ओमनीवर्स की अनंत गहराइयों से एक पूरा आर्माडा यानी फ्लीट निकलकर प्राइम डिमेंशन में उतरने लगा। ये आम शिप्स नहीं थे, कुछ जाइंट फ्लोटिंग पिरामिड्स थे, कुछ अनंत लेंथ की टेसरैक्ट रिंग्स थीं और सबसे आगे एक विशालकाय ऑर्ब था जिसका मास किसी गैलेक्सी से बड़ा लग रहा था। द एपेक्स काउंसिल अपना पूरा फोर्स लेकर मल्टीवर्स 808 अल्फा को परमानेंटली क्वारंटीन करने आ चुका था। आसमान की उस अनंत दरार के उस पार से जब दी एपेक्स काउंसिल का पूरा आर्माडा प्राइम डायमेंशन में उतरना शुरू हुआ तो क्रोनोफोर्ज के वो विशालकाय सुनहरे गियर्स जो सृष्टि के समय को चलाते थे एक भयानक चीख के साथ जमने लगे, क्योंकि उन एलियन शिप्स का मास और उनकी नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री हमारे मल्टीवर्स के फिजिक्स को कंप्लीटली क्रश कर रही थी। वहां तैरते हुए जायंट फ्लोटिंग पिरामिड्स किसी पत्थर या मेटल के नहीं बल्कि प्योर कॉन्सेंट्रेटेड नल एनर्जी के बने थे, जो आसपास की सुनहरी काल अग्नि को अपने अंदर सोख कर रियलिटी को एक ठंडे ग्रे वॉइड में बदल रहे थे। और उनके पीछे घूमती हुई अनंत लेंथ की टेसरैक्ट रिंग्स उन सभी डेड रियलिटीज का डेटा प्रोसेस कर रही थी जिन्हें दी एपेक्स काउंसिल ने पहले ही असिमिलेट कर लिया था। पर सबसे डरावना दृश्य वो विशालकाय ऑर्ब था जो इस पूरे फ्लीट को लीड कर रहा था, जिसका आकार हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से भी 1000 गुना बड़ा था। और उसकी सेंटर में कोई आग या एनर्जी कोर नहीं बल्कि एक एब्सोल्यूट ब्लैक मैथमेटिकल इक्वेशन लगातार सॉल्व और रीसॉल्व हो रही थी, जो सृष्टि के हर एक इमोशन और फ्री विल को एक एरर घोषित कर रही थी। कैप्टन अंगद का वानर एक्सोसूट लगातार वार्निंग अलार्म्स बजा रहा था और उनके बायोनिक सेंसर्स कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे, क्योंकि उनका रेडार इस एलियन टेक्नोलॉजी को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था जो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बीच एक साथ तैर रही थी। आर्यन, कैप्टन अंगद ने अपनी आवाज को पूरे डायमेंशन में गूंजते हुए चिल्लाया, जबकि उनका सूट उस भयानक ग्रेविटी क्रश के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो रहा था। ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये हमारे पूरे अस्तित्व का अनइंस्टॉलेशन है। इन शिप्स का 1 इंच भी आगे बढ़ना हमारे मल्टीवर्स के अरबों प्लैनेट्स को बिना किसी आवाज के हमेशा के लिए मिटा देगा। पर आर्यन अपनी जगह पर एक पहाड़ की तरह अटल खड़ा था। उसकी बायोनिक आंखों में डर की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, बल्कि वहां साक्षात सृष्टि के पहले अनाहत नाद की शांति थी। उसने अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाया, जिसके ऊपर सुदर्शन मैट्रिक्स अपनी पूरी कॉस्मिक ग्लोरी में घूम रहा था, और उस मैट्रिक्स से निकलने वाली सुनहरी और डार्क ब्लू क्वांटम स्ट्रीम्स एक अनंत प्रोटेक्टिव शील्ड, धर्म बबल बना रही थी, जिसने अंगद और साइबर विश्वकर्मा को उस ओमनीवर्सल पर्ज से बचा रखा था। साइबर विश्वकर्मा, जो खुद समय और सृष्टि के मूल निर्माता थे, अपने टूटे हुए सुनहरे हथौड़े को जमीन पर टेक कर हाँप रहे थे, क्योंकि उनका देवता रूप इस नई लॉजिक ड्रिवन रियलिटी में अपनी ताकत खो रहा था।
क्रोनो गार्डियन विश्वकर्मा की आवाज में पहली बार एक ऐसी बेबसी थी जो किसी देवता में नहीं होनी चाहिए थी। मेरा फौज, मेरे बनाए हुए लॉज ऑफ फिजिक्स, मेरी दी हुई फ्री विल, इन सब का सोर्स कोड उस एपेक्स ऑर्ड के आगे फेल हो रहा है। इन एलियन गॉड्स के पास ना कोई आत्मा है, ना कोई कर्म। ये सिर्फ एब्सोल्यूट कोल्ड परफेक्शन चाहते हैं, जहां जीवन जैसी कोई मेसी और केओटिक चीज एग्जिस्ट ना करे। तुम्हारा सुदर्शन मैट्रिक्स हमारे मल्टीवर्स की एब्सोल्यूट ताकत जरूर है, पर ये इन ओमनिवर्सल एंटिटीज की कोल्ड मैथ के आगे कितनी देर टिक पाएगा? आर्यन ने मुड़कर उन्हें नहीं देखा। उसकी नज़र सीधा उस विशालकाय ऑर्ब और हेरल्ड की उस लिक्विड सिल्वर बॉडी पर लॉक थी, जो अब अपनी आर्माडा की एनर्जी से और भी ज्यादा एक्सपैंड हो चुका था, और जिसके चेहरे का ग्लोइंग इन्फिनिटी सिंबल अब एक भयानक पल्सिंग ब्लड रेड रंग में कन्वर्ट हो चुका था। परफेक्शन एक इल्यूजन है विश्वकर्मा जी। आर्यन की आवाज उस वैक्यूम में भी अरबों सुपरनोवास के फटने जैसी इंटेंसिटी के साथ गूंजी। जहां चॉइस नहीं है, वहां लाइफ नहीं है, और जो लाइफ अपने अस्तित्व के लिए लड़ नहीं सकती, वो सिर्फ एक डेटा फाइल है। इन एलियन वालों ने अरबों रियलिटीज को एसिमिलेट किया होगा, पर उन्होंने कभी एक कलयुगी इंसान और उसके भक्ति सीड का सामना नहीं किया है। इनका मैथ मेरे अनंत विश्वास और श्रद्धा को कैलकुलेट नहीं कर सकता। आर्यन ने अपने दिमाग को एकम की एब्सोल्यूट स्टेट में डीपली पुश किया, जहां उसकी आत्मा सृष्टि के हर एक एटम, हर एक पत्ते, हर एक बहते हुए पानी और हर एक धड़कते हुए दिल के साथ सिंक हो गई। सुदर्शन मैट्रिक्स ने उसकी इस पूरी कॉस्मिक एम्पैथी को सेंस किया, और अचानक उस चक्र का आकार बढ़ना शुरू हो गया। वो सिर्फ एक अस्त्र नहीं रहा, बल्कि एक विशाल गैलेक्सी साइज इंजन ऑफ क्रिएशन बन गया, जो उन एलियन पिरामिड्स की नल एनर्जी को ब्लॉक करने लगा। हेरल्ड की रोबोटिक आवाज पूरे डायमेंशन में गरज उठी। सब्जेक्ट क्रोनो गार्डियन इज एग्जिबिटिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन इलॉजिकल वेरिएबल्स। द श्रद्धा एनोमली इज स्प्रेडिंग। आर्माडा कमांड इनिशिएट एब्सोल्यूट जीरो प्रोटोकॉल। इरेज द सब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ क्लस्टर 808 अल्फा। उस विशालकाय ऑर्ब से एक ऐसी बीम निकली जो लाइट या एनर्जी नहीं, वो एब्सेंस यानी अनुपस्थिति थी। एक ऐसी बीम जो जहां भी पड़ती, वहां की मेमोरी, वहां का इतिहास, वहां का अस्तित्व हमेशा के लिए ऐसे मिट जाता जैसे वो वहां था ही नहीं। वो एब्सोल्यूट जीरो बीम सीधा आर्यन के सुदर्शन मैट्रिक्स पर आकर टकराई, और टक्कर की जगह पर स्पेस टाइम एक भयानक लूप में फंस गया, जहां क्रिएशन और इरेजर एक दूसरे को माइक्रो सेकेंड्स में काट रहे थे। आर्यन का कॉस्मिक आर्मर ओवरहीट होकर व्हाइट हॉट हो चुका था, उसकी फिजिकल वेन्स में प्योर क्वांटम फायर दौड़ रही थी, और उसके बायोनिक पार्ट्स पिघलने की कगार पर थे, पर उसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। अंगद, आर्यन ने उस डेफनिंग कॉस्मिक शोर के बीच चिल्लाया, मैं इस आर्माना को इस डायमेंशन में आने से सिर्फ कुछ वक्त तक रोक सकता हूँ। ये और बाहर से नहीं टूटेगा, क्योंकि इसका सोर्स ओमनीवर्स में है। इस प्रॉब्लम को रूट से डिलीट करने के लिए मुझे इस रिफ्ट के उस पार जाना होगा और इनके एपेक्स काउंसिल को डायरेक्टली पैच करना होगा। अंगद ने शॉक में अपनी आंखें बड़ी कर लीं। पागल हो गए हो आर्यन? ओमनीवर्स में हमारा फिजिक्स, हमारा मैजिक, हमारा कनेक्शन टू द प्राइम क्रिएटर, सब कुछ ऑफलाइन हो जाएगा। तुम वहाँ एक पावरलेस ह्यूमन बन जाओगे, और वो तुम्हें फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में फॉर्मेट कर देंगे। आर्यन के होठों पर उस भयानक टक्कर के बीच भी एक शांत ठहरी हुई मुस्कान आ गई। उसने अपने सीने में चमकते हुए भक्ति सीड को महसूस किया, जहां से अनंत प्यार और समर्पण की ऊर्जा अभी भी ओवरफ्लो हो रही थी। कैप्टन, मेरी ताकत इस आर्मर या इस मैट्रिक्स में नहीं है। मेरी ताकत मेरे उस विश्वास में है जो मुझसे कहता है कि अंधेरा चाहे कितना भी इन्फिनिट क्यों ना हो, एक सिंगल स्पार्क ऑफ ट्रू डिवोशन उसे काट सकती है। तुम और विश्वकर्मा जी यहाँ क्रोनोफोज को स्टेबलाइज करो। मैं इन एलियन खुदाओं को सिखाने जा रहा हूँ कि हमारे मल्टीवर्स में कर्म का सिस्टम कैसे चलता है। आर्यन ने सुदर्शन मैट्रिक्स को आगे की तरफ पूरी ताकत से पुश किया, और उस क्लैश्ड एनर्जी बीम के प्रेशर को यूज करते हुए एक भयानक सुपरसोनिक स्लिंगशॉट डाइव लगा दी। वो रोशनी की स्पीड से भी तेज उड़ता हुआ सीधा उस एब्सोल्यूट जीरो बीम के अंदर घुस गया, जहां उसके आर्मर का एक एक टुकड़ा, उसकी डिजिटल मेमोरीज, उसका फिजिकल डेटा, सब कुछ उस कोल्ड लॉजिक की आग में जलने लगा। पर उसकी आत्मा नहीं जली। उसकी श्रद्धा उस इरेजर वेव को बाईपास करती हुई आगे बढ़ती रही, और देखते ही देखते आर्यन उस विशालकाय ऑर्ब के सेंटर में बनी उस इक्वेशन को फाड़ता हुआ प्राइम डायमेंशन की बाउंड्रीज
को क्रॉस करके उस अनजान अनइमेजिनेबल ओमनिवर्स की रिफ्ट के ठीक अंदर हमेशा के लिए गायब हो गया। जबकि पीछे क्रोनोफोर्ज में अंगद और विश्वकर्मा उस सुनहरी रोशनी के फेड होने का इंतजार करते रह गए और दी एपेक्स आर्माडा की बची हुई शिप्स ने अपने अगले वेव का अटैक इनिशिएट कर दिया। अब मल्टीवर्स 808 अल्फा की किस्मत सिर्फ एक अकेली आत्मा पर निर्भर थी, जो एक ऐसी रियलिटी में अकेली थी जहां उसका वजूद ही एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था।